अडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। सोचिए, वो जमाना जब सिंध भारत भूमि का हिस्सा था, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट और मोहम्मद बिन कासिम ने उसे अपनी चुनौती बनाया। आज वहां क्या क्या बदल रहा है? राजनाथ सिंह के हालिया बयान ने इस सवाल को फिर से खड़ा कर दिया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या हुआ है, क्यों अहम है और इसके पीछे इतिहास में क्या क्या जुड़ा हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और आप कड़क देख रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा है कि सिंध फिर भारत में आ सकता है। उनकी ये टिप्पणी जनता के बीच चर्चा का विषय बन गई है। ऐसा बयान पाकिस्तान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दे रहा है। इस बहस की पृष्ठभूमि सिर्फ रोजाना राजनीति नहीं बल्कि इतिहास की लंबी लकीरों से जुड़ी हुई है। अब हम लोग सिंध के इतिहास के बारे में बात करते हैं। सिंध नाम सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर से भी जाना जाता है, उस नाम से निकला हुआ है। भारत का नाम इंडिया भी इसी नदी के नाम से बना है। सिंधु नदी के आसपास दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता फली फूली है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। शहर जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चन्हूदड़ो, ये सभी सिंध क्षेत्र में थे और ये सभ्यता लगभग 3300 से 1700 ईसा पूर्व तक थी। वैदिक काल में सिंध भारत के 16 महाजनपदों में से एक माना जाता है। महाभारत में भी सिंध राज्य का वर्णन है। सिंध का शासक जयचंद्र था, जो कौरवों की ओर से लड़ा था, इसलिए सिंध भारत के पौराणिक इतिहास का भी एक बड़ा हिस्सा रहा है। और आप सब जानते होंगे कि रामायण में एक श्लोक है, जिस श्लोक में राजा दशरथ जी कहते हैं, प्राचीना सिंधु सौवीरा सौराष्ट्रा दक्षिणा पथा। इस श्लोक से साफ हो जाता है कि सिंधु प्रदेश राजा दशरथ के राज्य का हिस्सा था और इस श्लोक से यह भी साफ हो जाता है कि सिंधु प्रदेश राजा दशरथ जी के राज्य का हिस्सा था और सिंध वह क्षेत्र भी है जहां वेद ज्ञान सबसे पहले आया। ओम का उच्चार भी यहां सबसे पहले हुआ है। यह इसकी विशेषता है। भारत देश की सनातन संस्कृति में मैं जानता हूं कि हमारी सभ्यता की शुरुआत सप्त सिंधु के रूप में जानी जाती है। 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने सिंध इलाके तक हमला किया था। उसके बाद कई यूनानी जनरलों ने इस क्षेत्र में शासन की कोशिश की, लेकिन यहाँ की भूगोल, जलवायु और स्थानीय प्रतिरोध के कारण यूनानी ज्यादा समय टिक नहीं पाए थे। सिंध का इतिहास में जो बड़ा मोड़ आया था वो 1712 ईस्वी में आया, जब मोहम्मद बिन कासिम उमय्यद खिलाफत का सेनापति था। वो यहाँ आया और उसे समय के साथ सिंध शासक दाहिर को हराया था। इसे भारत में पहला इस्लामी आक्रमण भी कहा जाता है। इसके बाद धीरे धीरे सिंध अरब शासन के अधीन आता गया। अरबों के जाने के बाद सिंध पर कई राजवंशों ने शासन किया, जैसे समा वंश, कलहोड़ा वंश, तलगानी, तुर्क, अफगान, अंत में मुगल साम्राज्य। मुगलों के दौरान सिंध व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह बन गया था। 1843 में अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा कर लिया। इस समय सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था। इसके बाद सिंध भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बना। 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद सिंध पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। सिंध की हिंदू आबादी करीब 25% विभाजन में भारी मात्रा में भारत आ गई थी, इसलिए भारत के राजस्थान और गुजरात में आज भी सिंधी समुदाय बड़ी संख्या में रहता है। आज सिंध पाकिस्तान का एक प्रमुख प्रांत है। इसकी राजधानी कराची है। अब जानते हैं कि राजनाथ सिंह के बयान से क्या असर पड़ा। रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान में ये संकेत दिए गए हैं कि भारत अपनी सीमाओं तथा सांस्कृतिक धरोहरों को लेकर सजग है। उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि सिंध के भारत तत्व से जुड़े होने का विचार पूरी तरह निरर्थक नहीं है। यह बयान सिर्फ मीडिया में ही नहीं, पाकिस्तान की राजनीति में भी हलचल ला रहा है।
कैसे? पाकिस्तान की ओर से इसी तरह के बयान को अवैध दावे कहा गया है और दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव में यह एक नया मोड़ हो सकता है। ऐसे बयान अक्सर राजनीति सरगर्मी और प्रतीकात्मक भाषण के रूप में होते हैं। सीमा संबंधी वास्तविक परिवर्तन के लिए बहुत सी विदेश नीति, द्विपक्षीय समझौते तथा जटिल कूटनीतिक स्थिति को हल करना पड़ता है। कई जगह बताया जा रहा है कि इस बयान के पीछे की जो वजह है वो क्या हो सकती हैं। पहली वजह जो बताई है वो सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक प्रतीकवाद। भारत ये संदेश देना चाह रहा है कि सिंध की सभ्यता, संस्कार और भारतीय उप महाद्वीप संबंधों को भूले नहीं जा सकता है। दूसरा है राजनीतिक संदेश, सीमांत राज्यों में सुरक्षा सीमाओं पर नियंत्रण और संप्रभुता की भावना का जागरण करना। तीसरा है भारत पाकिस्तान संबंधों में दबाव बनाना। ऐसे बयान रणनीतिक रूप से विरोधी पक्ष पर प्रभाव डालने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद इस बयान पर पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान की मीडिया और राजनीतिक दलों ने इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा कहा है। उनके अनुसार यह बयान उनके देश की संप्रभुता को चुनौती देता है। मतभेद पहले से ही मौजूद है और इस तरह की टिप्पणी से न सिर्फ दो तरफा संबंधों में तनाव बढ़ सकता है बल्कि सीमा क्षेत्र में नागरिक स्तर पर भी नेटवर्क प्रभावित हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी और जो हमारे रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया। सिंधी समाज का आज से नहीं वर्षों से मेरा बहुत ही नजदीकी रिश्ता रहा है, अपनापन का रिश्ता रहा है, क्योंकि हमारा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में भी बड़ी संख्या में हमारे सिंधी समाज के लोग रहते हैं। मैंने लखनऊ में देखा है कि जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम हो, आयोजन हो अथवा कोई अभियान हो, बढ़ चढ़कर उसमें अपनी भागीदारी यदि कोई सुनिश्चित करता है तो हमारे सिंधी समाज के लोग करते हैं। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल। ये कड़क है।